नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जन भारत में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा मिश्रा। आज के युवाओं के लिए इनोवेशन सिर्फ नया गैजेट बनाना नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी आसान बनाना है। भारत के कुछ युवा इसी सोच के साथ हेल्थ केयर में नए समाधान तैयार कर रहे हैं। कहीं इलाज को आसान बनाने वाली तकनीक विकसित हो रही है, तो कहीं नई उम्मीद देने वाले स्मार्ट मेडिकल डिवाइस। आइए देखते हैं कि कैसे ये युवा इलाज के भविष्य को नया रूप दे रहे हैं। भारत में किडनी केयर नई तकनीकों के साथ तेजी से बदल रही है। बढ़ती जरूरतों के बीच युवा वैज्ञानिक और स्टार्टअप्स डायलिसिस को अधिक सुलभ बनाने के लिए स्वदेशी समाधान विकसित कर रहे हैं। बेंगलुरु का डीप टेक स्टार्टअप मेडकॉन भी इसी दिशा में काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य पेरिटोनियल डायलिसिस को अधिक सुविधाजनक और किफायती बनाना है। मेरे पीछे ये युवा एक खास तरीके के डीप टेक मेड टेक डिवाइस पर काम कर रहे हैं, जो डायलिसिस घर पर ही कर देता है, वो भी काफी आसान तरीके से। कंपनी का केयर पीडीई एक स्वदेशी पेरिटोनियल डायलिसिस प्लेटफॉर्म है, जिसे पारंपरिक डायलिसिस की चुनौतियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। ये तकनीक पहले से भरे हुए डायलिसिस फ्लूइड बैग्स पर निर्भर रहने की बजाय साधारण नल के पानी को शुद्ध कर जरूरत के समय डायलिसिस फ्लूइड तैयार करने की अवधारणा पर आधारित है। इसका लक्ष्य हर महीने 300-400 किलोग्राम तक उपयोग होने वाले मेडिकल कंज्यूमेबल्स की आवश्यकता को घटाकर लगभग 15 किलोग्राम तक लाना है। What we are trying to do is we are developing this device such that it uses tap water. The tap water gets purified through a purification train, and then it generates the dialysate on demand at the point of care wherever the patient is. So it can handle variable quality of water, doesn't matter which part of the country that you are in, and then it delivers the therapy to the patient at body temperature. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डिवाइस और इसके प्रमुख कंपोनेंट्स का विकास भारत में ही किया जा रहा है। स्टार्टअप अब इस तकनीक को और बेहतर बनाकर इसे विश्व स्तरीय डायलिसिस समाधान के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। If we adhere to regulations and stick to the regulatory framework, you have all the documentations in place, all the risks identified from a user perspective, from a device perspective. We have, for example, over 500 risks that we have identified so far. Identifying a risk and a possibility of risk doesn't mean that the device is unsafe, but it just means that we have done our homework as to where the device can create problems and how we can keep the user safe. And a lot of those risks are mitigated by design, by processes. चेन्नई में एक युवा भारतीय स्टार्टअप सिम्बायोनिक टेक कृत्रिम अंगों की दुनिया में नई उम्मीद कर रहा है। यहाँ विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक बायोनिक कृत्रिम हाथ मांसपेशियों से मिलने वाले विद्युत संकेतों को पहचान कर काम करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता रोजमर्रा के कई काम स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। इस इनोवेशन के पीछे है एक निजी संघर्ष की कहानी। कंपनी के संस्थापक ऋषि कृष्णा ने 2018 में एक सड़क दुर्घटना में अपना एक हाथ खो दिया था। कृत्रिम हाथों के साथ उनके अपने अनुभव ने उन्हें ऐसा स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हो, बल्कि भारतीय मरीजों के लिए अधिक किफायती, सुलभ और उपयोगकर्ता अनुकूल भी हो। तो ये लाइट वेट और कंफर्ट को हमने सॉल्व किया। सो कंफर्ट को कैसे सॉल्व किया, हम इसे कस्टमाइज करते हैं। तो हम ये जो पार्ट है, ये पूरे पार्ट को हम 3D स्कैन करके उस 3D स्कैन में एक वर्कफ्लो लिखे है, जिसमें हमने सॉकेट का ऑटोमेटिक बना के 3D प्रिंट होके आ जाता है। बट उनको फंक्शनैलिटी भी चाहिए था, तो हमने ये निकालने का एक टेक्निक ये डिज़ाइन किया है, जिसमें आप ये एंड टर्मिनल को निकाल के दूसरे तरीके के अटैचमेंट्स डाल सकते हो। जैसे कि ये जो राइड असिस्ट है, इससे आप 2 व्हीलर साइकिल, नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब ऐसे चलाने के लिए सपोर्ट करते हैं। तकनीक के साथ उपयोगकर्ता की सुविधा को केंद्र में रखते हुए कंपनी ने ऐसा बायोनिक कृत्रिम हाथ विकसित किया है, जो हल्का, आरामदायक और लंबे समय तक सहज उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। Already available prosthetic arm that is there in the market will weigh close to 2 kgs easily. We didn't want to give something out for 2 kgs at all. So our prosthetic arm weighs close to 650 grams, 700 grams max. It doesn't go above 650 grams at all.
भारत के युवा इनोवेटर्स ये साबित कर रहे हैं कि भविष्य की हेल्थ केयर तकनीक सिर्फ दुनिया से नहीं आएगी, बल्कि भारत में भी विकसित होगी। मरीजों की जरूरतों को केंद्र में रखकर तैयार हो रहे ये स्वदेशी समाधान इलाज को अधिक सुलभ, प्रभावी और मानवीय बनाने की दिशा में नई उम्मीद जगा रहे हैं। सोचिए, अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ऐसा रोबोट काम कर रहा हो जिसे ना तो कोई चला रहा हो, ना कोई रास्ता बता रहा हो, फिर भी वो भारी सामान सही जगह खुद पहुंचा दे। सुनने में भले ही भविष्य की बात लगे, लेकिन भारत के युवा इंजीनियर्स इसे आज हकीकत बना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे एआई और रोबोटिक्स मिलकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम बदल रहे हैं। ऊंची इमारतें, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और हर दिन बदलती कंस्ट्रक्शन साइट, ऐसी जगहों पर भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हमेशा से मुश्किल और जोखिम भरा काम रहा है। इसमें समय भी ज्यादा लगता है और हादसों का खतरा भी बना रहता है। अब इसी चुनौती का समाधान लेकर आया है ये स्मार्ट ऑटोनॉमस रोबोट। ये जो आप ऑटोनॉमस रोबोट देख रहे हैं, ये एआई से लैस है और ये भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा सकती है बड़े ही आराम से। तो चलिए समझते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को ये ऑटोनॉमस रोबोट कैसे सॉल्व कर रहा है। इस स्मार्ट रोबोट को बेंगलुरु के कुछ युवा इंजीनियर्स ने तैयार किया है। इसे खास तौर पर ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए बनाया गया है जहां हर दिन हालात बदलते रहते हैं। कभी रास्ता बदल जाता है, कभी नई मशीनें आ जाती हैं और हर समय लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे माहौल में ये रोबोट बिना किसी चालक के खुद रास्ता पहचानता है और भारी सामान को सुरक्षित तरीके से सही जगह तक पहुंचा देता है। इससे काम तेज होता है, लोगों की मेहनत कम होती है और साइट पहले से ज्यादा सुरक्षित बनती है। काफी अनइवन टेरेन के थ्रू मटेरियल मूव होता है एंड टू सॉल्व फॉर दैट हमने एक मशीन बनाया है जो कि स्पेसिफिकली इन कंडीशंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ताकि मैनुअली जो अभी आज की डेट में आपने साइट्स पे देखा होगा कि सर पे उठा के मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, या फिर जो आज भी वो नॉन मोटराइज्ड व्हील बैरोज यूज होते हैं जो एक बंदा आगे से खींचता है और एक बंदा पीछे से धक्का मारता है उसको और फिर मटेरियल मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह। उसकी जगह पे हमने एक मशीन बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि जब सामने अचानक कोई इंसान आ जाए, कोई मशीन रास्ता रोक दे या फिर रास्ता पूरी तरह बदल जाए, तब ये रोबोट क्या करते हैं? दरअसल इसमें लगे कैमरे, सेंसर और एआई सिस्टम लगातार अपने आसपास के माहौल को समझते रहते हैं। अगर रास्ते में कोई रुकावट दिखाई दे तो ये खुद फैसला लेकर अपना रास्ता बदल लेता है और बिना टकराए अपना काम जारी रखता है। मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स हैं हमारे रोबोट में। इमरजेंसी सेफ्टी स्विच है, डायनामिक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है, कैमरा है जिससे कि समझ में आता है कि आसपास क्या है। What are the chances? The AI predicts what are the chances that it can collide into something, and based on that, it will take a decision that okay, I should maneuver around, I should change my trajectory. So वो अपना जो रास्ता है वो बदल लेता है to make sure that कहीं भी collision ना हो। कंस्ट्रक्शन साइट पर रास्ते हमेशा बदलते हैं, मशीनें हमेशा बदलती हैं। ऐसे डायनेमिक एनवायरनमेंट में किसी ऐसे रोबोट का चलना जो अपने आप काम करता हो आसान नहीं। इसीलिए इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम और सेंसर को महीनों तक ट्रेन किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। इस रोबोट के पीछे सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि हजारों घंटे की रिसर्च और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छिपी है। युवा इंजीनियर्स लगातार इसके एआई मॉडल को बेहतर बनाते हैं ताकि ये हर नई परिस्थिति को जल्दी समझ सके और बिना गलती के काम कर सके। सबसे खास बात ये है कि इस तकनीक का बड़ा हिस्सा भारत में ही विकसित किया गया है। एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें बहुत सारे डेटा सेट चाहिए ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो रोबोट को पता होना चाहिए कि हाँ ये ऑब्जेक्ट अपने को डिटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल पॉटहोल डिटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले बहुत सारे इमेजेस चाहिए होगा। इमेजेस में फिर हम बाउंडिंग बॉक्स लगाएंगे ये मार्क करके कि ये पॉटहोल होता है। फिर हम एक एआई मॉडल ट्रेन करेंगे जिसमें मॉडल को पता चलेगा कि हाँ ये होता है पॉटहोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर अब सिर्फ रोबोटिक्स तक सीमित नहीं है।
राजस्थान के कोटा में युवा उद्यमी कपिल गौतम और उनकी टीम ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक खास AI वॉइस कॉलिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया है। ये ग्राहकों को खुद कॉल करता है, उन्हें प्रॉपर्टी की जानकारी देता है और शुरुआती बातचीत अपने आप संभाल लेता है। इससे कंपनियों का समय और लागत दोनों बचते हैं, जबकि ग्राहकों को भी तुरंत जवाब मिल जाता है। हमारी कंपनी काम जो करती है वो एवरी टाइप के सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है। बेसिकली हम कस्टम सॉफ्टवेयर पे डेवलपमेंट करते हैं, लाइक डीप टेक के अंदर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करते हैं, हेल्थ केयर के अंदर करते हैं, फिनटेक में करते हैं। इस तरह से मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के अंदर, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर हम काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले स्मार्ट रोबोट हो या कारोबार को आसान बनाने वाले AI सॉफ्टवेयर, ये सभी नई सोच भारत को तकनीक का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि दुनिया के लिए नई तकनीक तैयार करने वाले देशों की कतार में मजबूती से खड़ा कर रहा है। अगर कोई कहे कि खेतों का कचरा प्लास्टिक की जगह ले सकता है या बैम्बू से सेना के लिए हाईटेक मटेरियल बन सकता है, तो शायद पहली बार में यकीन ना हो, लेकिन भारत के कुछ युवा यही कर दिखा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे स्टार्टअप्स नई सोच के साथ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग तैयार कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर है और भविष्य के लिए भी। जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, सस्टेनेबिलिटी हमेशा पीछे छूट जाती है। पर क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? इसी बात को समझने के लिए आज हम आए हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जहां एग्रीकल्चर वेस्ट से प्रोटेक्टिव पैकेजिंग तैयार की जा रही है। मिलिए 26 साल के युवा इनोवेटर आकाश सिंह से। जब ज्यादातर युवा इस उम्र में अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे होते हैं, तब आकाश ने प्लास्टिक कचरे के बड़े सिरदर्द से निपटने का फैसला किया। 2 साल पहले शुरू हुआ उनका ये कमाल का स्टार्टअप आज खेती के कचरे से शानदार इको फ्रेंडली पैकेजिंग बना रहा है। इनका लक्ष्य थर्माकोल और बबल रैप जैसे प्लास्टिक कचरे को खत्म करना है। इसके लिए ये फसल अवशेष जैसे पराली, मक्का और नारियल के छिलकों का इस्तेमाल करते हैं। इस कचरे को प्रोसेस करके हल्का और मजबूत पैकेजिंग मटेरियल बनता है, 100% बायोडिग्रेडेबल। हम एक तरफ तो जो किसान अपनी बची हुई एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं जिसको जला देते हैं, जो उनके किसी काम में नहीं आती, उसको उनसे लेते हैं जिससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ती है। हम लोग FPOs के साथ कोलैबोरेट करते हैं और दूसरी तरफ उसी का इस्तेमाल करके हम लोग सस्टेनेबल प्रोटेक्टिव पैकेजिंग बनाते हैं जिसको फिलर्स बोलते हैं, और जो कस्टमाइज पैकेजिंग होती है। साथ में इससे जो प्लास्टिक पैकेजिंग है वो भी हमारे वातावरण में कम आती है। इसको बनाने का पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सीधा है। इसके तहत सबसे पहले कृषि ये फसल अवशेष किया जाता है, फिर हाईटेक मशीनों की मदद से इस कचरे को क्रश करके पूरी तरह साफ करते हैं। इसके बाद मोल्डिंग प्रोसेस के जरिए इसे मूंगफली जैसे हल्के पैकिंग कुशन का आकार दिया जाता है। यही जादुई मटेरियल सफर के दौरान अपने नाजुक और कीमती सामान को झटकों से सुरक्षित रखता है। Sustainability is something that should not come at the compromise of our conveniences, and we have developed this packaging peanut बिल्कुल भी convenience provide करता है ये environment को, and at the same time ये बिल्कुल biodegradable है। इस स्टार्टअप की एक और सबसे खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाली युवा टीम इस काम को सिर्फ एक रोजगार की तरह नहीं देखती, बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानती है। युवाओं की इसी अनोखी सोच के दम पर समाज में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जेनजी जो हमारी जो यूथ है वो सस्टेनेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। अब पहले के उससे ज्यादा वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे है कि रीयूज करो, रिसाइकल करो। सस्टेनेबिलिटी से उभरते इन स्टार्टअप्स की कहानी यही नहीं रुकी। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के खूबसूरत राज्य असम की ओर, जहां भारी मात्रा में बांस उगता है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। मजबूत और हल्का होने की वजह से इससे अब केवल फर्नीचर ही नहीं बन रहा, यहाँ का एक स्टार्टअप हमारी सेना के बंकर और गाड़ियों के हाईटेक इंटीरियर तक तैयार कर रहे हैं। बैम्बू को हम अक्सर हैंडीक्राफ्ट या फर्नीचर्स के रूप में देखते हैं, लेकिन IIT के रिसर्चर्स इसी बैम्बू को आज हाई परफॉर्मेंस मटेरियल में बदल रहे हैं। आने वाले समय में घर से लेकर के गाड़ियों के इंटीरियर तक में जो यूज हो रहे प्लास्टिक्स हैं, उसे ये रिप्लेस कर सकता है।
इस शानदार स्टार्टअप की शुरुआत की है प्रोफेसर पूनम कुमारी ने। इन्होंने पूर्वोत्तर के तेजी से उगने वाले बम्बूसा तुल्डा बांस की छिपी ताकत को पहचाना। इनकी अनूठी तकनीक बांस के फाइबर को इको फ्रेंडली बायो पॉलीमर के साथ मिलाती है। इसके लिए बांस को विशेष केमिकल और एल्कलाइन ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे ये मटेरियल पानी और नमी को सोखना पूरी तरह बंद कर देता है। ये मटेरियल इतना पावरफुल है कि इससे कार और हवाई जहाज के इंटीरियर पार्ट्स से लेकर सेना के लिए बुलेट प्रूफ बंकर और शेल्टर हाउस तक तैयार किया जा रहा है। We developed the roof for army applications and shelter houses for army, and then we started to develop the products for furniture application, interior applications like wall cladding, false ceiling, like this. Third, we are trying to move into automobile and aerospace application. इस स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत इसकी यंग इंजीनियर्स की टीम है। ये छोटी सी टीम अलग अलग कड़े मापदंडों पर इस मटेरियल की लाइव टेस्टिंग करती है। इसकी मजबूती और हीट रेजिस्टेंस को परखने के बाद ही इसे आगे भेजा जाता है। अवेलेबल है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में एंड जल्दी से उग भी जाते हैं और सस्ता भी है कंपेयर टू अदर हार्डवुड्स। सो प्लास्टिक एज ए प्लास्टिक रिप्लेसमेंट और अदर थिंग्स रिप्लेसमेंट हम सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए एटलीस्ट वो लोग हमको ना कोसे कि क्या करके गए हैं हम लोग। लेकिन बांस की ये स्वदेशी कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असम का एक और स्टार्टअप प्लास्टिक के बढ़ते खतरे का बड़ा तोड़ लाया है। दरअसल आज बाजार में मिलने वाले ज्यादातर खिलौने और कई दूसरे प्रोडक्ट प्लास्टिक से बनते हैं। इन्हीं का बेहतर विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहा है ये स्टार्टअप। यहाँ प्राकृतिक रेशों और पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक तत्वों से 3D प्रिंटिंग के लिए खास फिलामेंट तैयार किया जाता है। इसी से खिलौने और कई दूसरे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। पहला गोल ही ये था कि हम सस्टेनेबल या कुछ सेफ टॉयज बनाए बच्चों के लिए, जो एनवायरमेंटली भी सेफ हो, जल्दी से प्लास्टिक की तरह उनको हार्म ना करे और बच्चों के हेल्थ के लिए भी सही हो। तो वो सोच के हमने ये स्टार्ट किया था पहले टॉयज से। उसके बाद अभी हम यूटिलिटीज़, डेकोरेशंस, कुछ भी कस्टमाइज ट्रॉफी वगैरह हम सब बनाते हैं। खेतों का कचरा हो या बांस, इन युवाओं ने वही देखा जिसे अक्सर बेकार समझकर छोड़ दिया जाता है। आज वही चीजें नए प्रोडक्ट बन रही हैं, नए कारोबार खड़े कर रही हैं और प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता भी कम कर रही हैं। यही नए भारत की नई सोच है, जहां इनोवेशन सिर्फ नई चीजें बनाने का नाम नहीं, बल्कि बेकार को भी बेशकीमती बनाने की ताकत रखता है। फैशन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहा है, लेकिन इसके साथ एक और चीज तेजी से बढ़ रही है, टेक्सटाइल वेस्ट। हर साल लाखों टन पुराने और बेकार कपड़े कचरे में बदल जाते हैं, लेकिन पुणे की एक पहल इन्हीं कपड़ों को खूबसूरत प्रोडक्ट्स में बदल रही है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को राहत मिल रही है, बल्कि सैकड़ों महिलाओं के हुनर को नई पहचान और रोजगार भी मिल रहा है। आइए देखते हैं ये दिलचस्प पहल। बदलते लाइफस्टाइल के इस आधुनिक दौर में हमारा फैशन जितनी तेजी से बदल रहा है, उतनी तेजी से हमारे पर्यावरण पर कचरे का बोझ बढ़ रहा है। हर साल कपड़ा फैक्ट्रियों से बचने वाले कतर और इस्तेमाल के बाद फेंक दिए गए कपड़ों से करीब हमारे देश में ही हर साल 70 लाख टन से ज्यादा टेक्सटाइल कचरा पैदा हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए एक समस्या है। इसके लिए देश भर में इसे रिसाइकिल करने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुणे में भी एक ऐसी ही अनोखी पहल की जा रही है, जहां पुराने और बेकार कपड़ों को नया जीवन दिया जा रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कुर्ता है, ये पुराने कपड़ों से बनाया गया है, यूज्ड मटेरियल से बनाया गया है। तमाम सारी ये जो देख रहे हैं ना आप, ये चीजें इन्हीं सब से बनाई गई हैं। जी हाँ, जो कपड़े कभी बेकार और कबाड़ समझकर फेंक दिए जाते थे, यहाँ उन्हीं को रिसाइकिल करके आलिशान होम डेकोर प्रोडक्ट्स, खूबसूरत मेजपोश, हैंडबैग्स, डिजाइनर कुर्ते और बेहद आरामदायक पारंपरिक रजाइयाँ तैयार की जा रही हैं। पहली नजर में इन्हें देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि ये वेस्ट मटेरियल से बने हैं, लेकिन इस पूरे बदलाव के पीछे और इसे हकीकत बनाने के पीछे ग्रामीण भारत की उन हुनरमंद महिलाओं के जादुई हाथ हैं, जो पीढ़ियों से इस सिलाई बुनाई की कला को जानती हैं।
इन सब के पीछे हैं नीरज बोराटे, जिनका मकसद साफ है कि पुराने कपड़ों को लैंडफिल में जाने से रोकना और उन्हें नई पहचान देना। इंडिया में 78 लाख टन्स ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट अभी जनरेट हो रहा है। उसमें से 50% जो है वो पोस्ट कंज्यूमर है। पोस्ट कंज्यूमर मतलब साड़ी है, ओल्ड टी शर्ट्स है, शर्ट्स है, बच्चों के कपड़े हैं। तो उसका क्या है कि उसका हम लोग कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे भेज दो। उससे हम लोग अलग अलग तरह से क्विल्ट्स बनाएंगे, होम टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ बनाई जाने वाली सबसे अनोखी चीज है रजाई, जिसकी मांग ज्यादा है। यहाँ पुरानी साड़ियाँ और कपड़ों के टुकड़े को इकट्ठा करके छांटा जाता है और ग्रामीण महिला कारीगर अपने हुनर से इन्हें खूबसूरत, मजबूत गोधड़ी और रजाई में बदल देती हैं। इस पहल से महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं मिल रहा, बल्कि उनके पारंपरिक हुनर को भी नई पहचान मिली है। मेरे साथ 50 से 55 महिलाएं काम करती है और हम सब घर का काम देखकर ही यहाँ 2-4 घंटे जो बच जाते हैं, इस समय में हम ये सिलाई का काम करते हैं। शुरू में हमको आता नहीं था, तो हमें ट्रेनिंग में बहुत सारा सीख लिया, गांठ कैसे मारने, सिलाई कैसे करनी, सफाई कैसे काम से आना चाहिए, ऐसे सब सीखला। सिर्फ पुणे में ही नहीं, बल्कि इस काम से आज यहाँ 9 राज्यों में 350 से ज्यादा महिला कारीगर जुड़ चुकी हैं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स 19 से ज्यादा देशों में निर्यात भी किए जा रहे हैं। लोग इस कला को सिर्फ सराह नहीं रहे, बल्कि बड़े चाव से खरीद भी रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये हैंडमेड है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतने छोटे छोटे कपड़ों से, पुराने कपड़ों से इतने अच्छे से ये बनाते हैं। इस पहल से अब तक 10,000 से अधिक पुराने कपड़ों और फैक्ट्री से निकले फैब्रिक को लैंडफिल में जाने से बचाया जा चुका है, जो पर्यावरण संरक्षण में एक अहम योगदान है। और यही तो नए भारत की सोच है, जहां सस्टेनेबिलिटी, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण एक साथ मिलकर भविष्य की नई कहानी लिख रहे हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।